नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर वो जेलों से विचाराधीन कैदियों को रिहा करे। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के समापन के 3 वर्ष पूरे हुए। लोकसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए स्काईलाइट अभ्यास आयोजित किया। राज्यसभा के सभापति ने स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान सांसद को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से कोई उन्मुक्ति नहीं है। और विदेश मंत्री ने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर मानवाधिकार के मुद्दे से जुड़ी हुई है और इस पर उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर वो जेलों से विचाराधीन कैदियों को रिहा करे। विचाराधीन कैदियों और छोटे अपराधों के दोषियों को आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए रिहा करने की योजना बनाने के लिए सरकार से कहा गया है। आपको बता दें कि विचाराधीन कैदी वो हैं जिन्हें किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है और जो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पेशी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2020 के आंकड़ों के मुताबिक निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। साथ ही जेलों में बंद 76% कैदी विचाराधीन हैं। विचाराधीन कैदियों की समस्याएं ये हैं कि जेल में भीड़भाड़ की वजह से वे कुप्रबंधित जेलों में बंद रहने को मजबूर हैं। वे इन जेलों में समलैंगिक शोषण, सामूहिक हिंसा, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और दंगों का सामना करते हैं। एक विचाराधीन कैदी का परिवार बेसहारा हो जाता है और उसे सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। विचाराधीन कैदियों के लिए की गई जो पहलें हैं उनमें उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और जल्द से जल्द न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लंबित मामलों को कम करने और वादियों की मदद करने के लिए ई कोर्ट संचालित किए जाते हैं। जेलों, कैदियों और जेल कर्मियों की स्थिति में सुधार के लिए जेल आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है। डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए ई जेल परियोजना शुरू की गई है। विचाराधीन कैदियों की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी जो कारण हैं, उनमें सबसे पहला है जांच में देरी, जमानत की प्रणाली में खामियां, निम्न स्तर की कानूनी मदद और प्रतिनिधित्व। इसके अलावा अनावश्यक गिरफ्तारी और पुलिस की मनमानी तथा गरीबी और निरक्षरता, क्योंकि अधिकांश विचाराधीन कैदी कमजोर समुदाय से होते हैं। अगली खबर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 और 35A के समापन के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने की तीसरी वर्षगांठ थी। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को अधिवास यानी डोमिसाइल नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसका मतलब ये भी था कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधान निरस्त किए जाते हैं और इसके साथ ही 35A अपने आप समाप्त हो गया। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख विधानसभा के बिना। जम्मू कश्मीर के लिए जो पहलें की गई हैं उसके तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ, स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए सामाजिक प्रयास यानी सेहत योजना शुरू की गई। ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने और सभी व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया है। कश्मीर घाटी के सुदूर इलाकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रमुख प्रभावों के बारे में। इसको समाप्त करने से भारतीय संविधान जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से लागू हो गया है। जम्मू और कश्मीर का अब कोई अलग ध्वज नहीं है। जम्मू और कश्मीर के लिए अलग दंड संहिता, जिसे रणबीर दंड संहिता के नाम से जाना जाता था,
उसकी जगह भारतीय दंड संहिता लागू हो गई है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में 600% की गिरावट दर्ज की गई है। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोकसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। वहीं विधि और न्याय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक पेश किया। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 की। ये विधेयक प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। वर्ष 2002 के अधिनियम ने बाजार प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की थी। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो विलय और अधिग्रहण की समीक्षा की समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। पेनल्टी लगाकर मुकदमों को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा यदि लेन देन का मूल्य 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो सीसीआई की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों और प्रमुख पद के दुरुपयोग पर सीसीआई के समक्ष सूचना दाखिल करने की अवधि को 3 वर्ष तक सीमित किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण को तब तक अपीलों पर विचार नहीं करने का अधिकार दिया गया है जब तक कि शिकायतकर्ता सीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का 25% जमा न कर दे। चयन समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव को अतिरिक्त मानदंड के रूप में जोड़ा गया है। विषयों को स्पष्ट करने के लिए उद्यम, प्रासंगिक उत्पाद बाजार, समूह और नियंत्रण जैसी कुछ शब्दावलियों की परिभाषाओं में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा सीसीआई के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद छोड़ने की तारीख से 2 वर्ष के लिए किसी अन्य नियोजन को स्वीकार करने को प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा विधेयक है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022। इसका नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये माध्यस्थतम केंद्र राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। ये देश में संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण करता है। सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए स्काईलाइट अभ्यास आयोजित किया। भारतीय सेना ने कथित तौर पर अपनी उपग्रह आधारित प्रणाली की ऑपरेशनल तैयारी के लिए एक अभ्यास आयोजित किया है। ये प्रणाली ऑपरेशन स्काईलाइट के तहत देश भर में तैनात है। संघर्ष के समय जमीनी संचार प्रणाली बाधित हो जाने पर उपग्रह आधारित प्रणालियां संचार क्षमताओं के लिए लचीलापन प्रदान करती हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना के विपरीत थल सेना के पास वर्तमान में कोई समर्पित उपग्रह नहीं है और ऐसे में वर्तमान में सेना GSAT-7A की संचार क्षमताओं का 30% उपयोग कर रही है और इसीलिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए GSAT-7B उपग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। GSAT-7 श्रृंखला के उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह हैं। ये रक्षा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हैं। आपको बता दें कि GSAT-7 उपग्रह को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय नौसेना अपनी संचार आवश्यकताओं के लिए करती है। ये नौसेना को एक सुरक्षित और रियल टाइम संचार लिंक स्थापित करने में मदद करता है। इसके बाद GSAT-7A को वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। ये भारतीय वायुसेना के ग्राउंड रडार स्टेशनों, एयरबेस और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। GSAT-7B मुख्य रूप से थल सेना की संचार जरूरतों को पूरा करेगा। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को अपनी निगरानी बढ़ाने में मदद करेगा। राज्यसभा के सभापति ने स्पष्ट किया कि सत्र के दौरान सांसद को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से कोई उन्मुक्ति नहीं है। सांसदों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के मामलों में राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। साथ ही सदस्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी सम्मन से बच नहीं सकते। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सांसदों को प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं। ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं जो संसद की किसी भी समिति में भाग लेते हैं और उसमें बोलते हैं। इनमें भारत का महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। जब इनमें से किसी भी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो इस अवहेलना को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। इसका उल्लंघन संसद के कानून के तहत दंडनीय है। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। इनमें से एक विशेषाधिकार ये है कि किसी संसद सदस्य को दीवानी मामले में सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से
40 दिन पहले और समाप्ति के बाद 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को संपूर्ण रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। इन विशेषाधिकारों का महत्व ये है कि ये सांसदों और विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, साथ ही उन्हें सदन में घटित किसी मामलों की मुकदमेबाजी से बचाते हैं। ये सांसदों के प्राधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये दोनों सदनों और उनके सदस्यों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक विदेश मामलों से संबंधित है। विदेश मंत्री ने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। दोनों पक्षों ने कोविड महामारी के बाद के समय में आसियान भारत सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इनमें स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समावेशिता और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान भारत के सहयोग क्षेत्र की बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के कुल व्यापार में आसियान की हिस्सेदारी 10.6% है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के केंद्र में है। भारत आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य है। आसियान क्षेत्रीय मंच आसियान के लिए राजनीतिक और सुरक्षा आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत और आसियान के प्रमुख सहयोगों की परियोजनाएं हैं मेकोंग गंगा सहयोग, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना आदि। भारत आसियान सदस्य देशों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है। यह है इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ कॉर्पेट, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति और सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स। हालांकि भारत और आसियान के बीच चिंता के भी कई मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि आर्थिक निवेश में चीन का दबदबा है, परियोजनाओं को पूरा करने में भारत की ओर से देरी होती रही है। आसियान 10 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। आसियान हिंद प्रशांत के केंद्र में स्थित है, जहां से वैश्विक व्यापार का 50% हिस्सा होकर गुजरता है और इस तरह से इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। वर्ष 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तहसीन पूनावाला वाद। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को ये पता करने का निर्देश दिया है कि क्या राज्य उसके वर्ष 2018 के निर्णय तहसीन पूनावाला वाद का पालन कर रहे हैं या नहीं। इस निर्णय द्वारा सांप्रदायिक हिंसा और लिंचिंग को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। तहसीन पूनावाला वाद में उच्चतम न्यायालय ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं की भीड़तंत्र के भयानक कृत्यों के रूप में निंदा की थी। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश पारित किए थे। इन दिशा निर्देशों में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने और दंडित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले निवारक, दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय बताए हैं। इसके अलावा इसमें निर्देश दिया गया है कि विधायिका लिंचिंग को एक अलग अपराध बनाए और इसके लिए पर्याप्त दंड निर्धारित करे। अगली खबर है शारीरिक दंड यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट। हाल ही में पुणे में स्कूल के शिक्षकों पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत कक्षा 10 के छात्रों की पिटाई का मामला दर्ज किया गया। भारतीय कानून में बच्चों पर लक्षित शारीरिक दंड की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है और साथ ही इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक एक शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र विकसित करना और प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए। पूर्व शिक्षण की मान्यता कार्यक्रम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से 75,000 लोगों के पूर्व कौशल को मान्यता देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना आरंभ की है। पूर्व शिक्षण की मान्यता के बारे में ये कहा गया है कि ये स्किल इंडिया की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक घटक है। ये एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किया गया है। ये प्रक्रिया देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करने में मदद करती है। एक जिला एक उत्पाद। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओडीओपी उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है। ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की
प्रधानमंत्री की सोच को व्यवहार में लाना है। विचार ये है कि सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रचार किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहली बार उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इसे राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए शुरू किया गया था। अगली खबर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। इसके तहत 102 इंक्यूबेटरों के लिए 945 करोड़ रुपए के कोष में से 375.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। SISFS को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2021 में लॉन्च किया था। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत पात्र इंक्यूबेटरों के माध्यम से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये वित्तीय सहायता अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए प्रदान की जाती है। इस तरह से ये स्टार्टअप्स को एंजल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सक्षम बनाता है। भारत बिल भुगतान प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक ने BBPS को सीमा पार इनबाउंड बिल भुगतान करने की अनुमति प्रदान की है। इस कदम से विदेशों में रह रहे बच्चों या परिवार पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद है। अभी तक भारत बिल भुगतान प्रणाली केवल भारतीय निवासियों के लिए ही उपलब्ध था। BBPS मानकीकृत बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। इसमें एक केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र भी है और इसमें एक समान ग्राहक सुविधा शुल्क और अन्य सुविधाएं भी हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक नया ढांचा विकसित किया है। ये ढांचा कंपनी के आंतरिक सदस्यों को ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के दौरान शेयरों की लेनदेन करने से रोकेगा। दरअसल इनसाइडर ट्रेडिंग को एक कदाचार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का व्यापार उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास अपने कार्य के आधार पर गैर सार्वजनिक सूचना तक पहुंच होती है। ये सूचना निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस महत्वपूर्ण आंतरिक गैर सार्वजनिक सूचना की कमी के कारण अन्य शेयर धारकों को काफी नुकसान होता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सूचना दी है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सरकार की जल समृद्ध भारत की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य जनता को जल के महत्व के बारे में जागरूक करना है, साथ ही उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित भी करना है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भोजन में लैंगिक अंतराल। हाल ही में केयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने लैंगिक असमानता और खाद्य असुरक्षा के बीच वैश्विक संबंध पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक 109 देशों में लैंगिक असमानता के बढ़ने से खाद्य सुरक्षा में गिरावट आई है। वर्ष 2021 में 828 मिलियन लोग भूख से प्रभावित थे। इनमें पुरुषों की तुलना में 150 मिलियन अधिक महिलाएं खाद्य सुरक्षा से वंचित थीं। घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में पुरुषों के समर्थन की कमी महिलाओं और बच्चों के खराब आहार से जुड़ी है। ये लैंगिक संवेदनशीलता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अगर महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखना है तो पुरुषों को भी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए घर और परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर लैंगिक रूप से अलग डेटा के संग्रह की कमी वैश्विक नीति निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा समाधानों में लैंगिक समानता की अनदेखी करने के लिए प्रेरित करती है। अगली खबर है कालाजार या विसरल लिशमैनियासिस। सरकार ने देश से अगले वर्ष तक कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश के 633 कालाजार स्थानीय ब्लॉक्स में से 625 ब्लॉक्स ने पिछले वर्ष उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया था। ये एक उष्णकटिबंधीय रोग है। ये एक परजीवी लिशमेनिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये संक्रमित मादा सैंड फ्लाइज के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। ये मलेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे घातक परजीवी जनित रोग है। इसमें अनियमित बुखार, वजन कम होना, एनीमिया और प्लीहा तथा यकृत की सूजन शामिल होती है। ये भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थानिक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए
क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।